द दुर्वा क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जयदीप सिंह और ये राजनीति विज्ञान की क्लास है और हम नागरिकता संबंधित प्रावधानों को देख रहे थे, जो कि नागरिकता के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। और भाग की बात की जाए तो संविधान के 22 भागों में से ये संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का जिक्र है। आइए शुरू करते हैं। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक इनका प्रावधान है। 5 से 11। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो ये रहेगा कि कोई व्यक्ति कैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो भारतीय नागरिकता कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता अर्जन करना चाहता है। भारतीय नागरिकता अर्जन करना, तो वो कैसे करेगा, आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। भारतीय नागरिकता अर्जन करने के लिए देखो, कानून की बात की जाए तो कौन बनाता है? संविधान में केवल उस समय के बारे में नागरिकता संबंधित प्रावधान थे जब संविधान लागू हुआ। इसके बारे में नागरिकता संबंधित जितने भी नियम बनाने का जो है विधायी प्रक्रिया जो भी थी वो संसद के लिए सौंप दी थी। अब हम बात करते हैं कि संसद ने एक कानून बनाया था, वो था नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें कि नागरिकता अर्जन करने से संबंधित और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित दोनों प्रावधान थे। तो हम आज इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है साहब? नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार बात करते हैं तो इसमें नागरिकता अर्जन करने के 5 प्रकार बताए साहब। 5 प्रकार या शर्त बताई साहब। कितनी? 5। किस चीज की? भारतीय नागरिकता अर्जन करने की। तो 5 शर्तें कौन कौन सी हैं साहब, हम उनको देख लेते हैं। पहली, जन्म के आधार पर साहब। किसके आधार पर? किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। दूसरी, वंश के आधार पर साहब। वंश के आधार पर। जन्म के आधार पर अर्जन, वंश के आधार पर अर्जन। अब तीसरी कंडीशन इधर देख लेते हैं एक और, कि तीसरी क्या हो सकती है साहब? तीसरी कंडीशन है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। ठीक है साहब। सबसे पहले हम इन 3 को देखेंगे, बाद में और 2 हैं और एक और है, उनको भी देखेंगे। जन्म के आधार पर यदि किसी व्यक्ति का जन्म कब हुआ है साहब? 3 दिसंबर 2003 तक हो गया है साहब। ठीक है, शुरू से ले चलते हैं, एक बार शुरू से देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या कहता है कि किसी व्यक्ति का जन्म कब हुआ साहब? 26 जनवरी 1950 से लेके, ठीक है, और 2003 तक। 2003 में आया था नागरिक संशोधन अधिनियम, तो ये ऐसे है साहब 3 दिसंबर 2004 तक। 3 दिसंबर 2004 तक किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उस जन्म के आधार पर उसे क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। जन्म के आधार पर उसे नागरिकता मिल जाएगी
और उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। जन्म के समय, बच्चे का जब जन्म हुआ है, जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का क्या हो, भारतीय नागरिक हो साहब, कोई एक क्या हो, भारतीय नागरिक। परंतु दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं हो, अवैध प्रवासी ना हो, मतलब जो वैध ना हो, अवैध प्रवासी ना हो। अवैध का मतलब है साहब कि भारत में आया था यात्रा करने और उसके वीजा की डेट एक्सपायर हो गई और वो भारत में ही रुक गया, और भारत सरकार को बिना बताए दुबक छुपक के कोई व्यक्ति अगर रह रहा है तो वो अवैध प्रवासी माना जाएगा। अब भले ही उसने यहाँ शादी कर ली हो और बच्चे हो गए हों तो भी क्या माना जाएगा, बच्चे को नागरिकता जब मिलेगी कि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो परंतु दूसरा क्या नहीं हो, अवैध प्रवासी ना हो। यह डेट है साहब 3 दिसंबर 2004 के बाद, 3 दिसंबर 2004 के बाद की डेट है साहब, 3 दिसंबर 2004 के बाद। और 3 दिसंबर 1950, 26 जनवरी 1950 से 3 दिसंबर 2004 तक माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय नागरिक हो। ठीक है, अब वंश के आधार पे बात कर लेते हैं साहब। सेम यहां भी देखने को मिलेगा 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक किसी बच्चे का जन्म देश के बाहर हुआ है। कहाँ हुआ है, देश के बाहर हुआ है, और वो वंश के आधार पर अगर नागरिकता क्लेम करता है तो उसमें क्या साहब, माता पिता में से कोई, यहां साहब कंडीशन है पिता भारतीय होना चाहिए, पिता भारतीय होना चाहिए साहब। अगर किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के मध्य हुआ है तो पिता क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए साहब। एक कंडीशन तो यह बन गई। अब किसी बच्चे का जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है तो साहब 10 दिसंबर 1992 के बाद किसी बच्चे का जन्म हुआ है, और जन्म कब तक हुआ है साहब, 3 दिसंबर 2004 तक हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, माता पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। अब यहां माता पिता में से कोई एक भारतीय है और यहां भी माता पिता में से कोई एक भारतीय है। ठीक है, दोनों में कंडीशन ये है कि जब ये कहां रह रहे हैं, भारत में ही रह रहे हैं, इसलिए इसमें एक शब्द जुड़ गया अवैध प्रवासी, और यहां क्या है, माता पिता में से कोई एक भारतीय, यानी मतलब ये अपने देश में नहीं रह रहे, तभी तो ये वंश के आधार पर क्लेम कर रहा है। किसके आधार पर क्लेम कर रहा है, वंश के आधार पर। और यहाँ किसके आधार पर क्लेम कर रहा है, जन्म के आधार पर। मतलब ये व्यक्ति क्या है, देश में ही है, और ये व्यक्ति कहाँ है, देश के बाहर है। तीसरी कंडीशन बनी साहब, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो वह अब नागरिकता कैसे क्लेम करेगा। तो साहब 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी बच्चे का जन्म देश के बाहर हुआ है और वो भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसे भारतीय काउंसुलेट में 1 वर्ष के अंदर, भारतीय काउंसुलेट में 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण कराना होगा साहब। 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण, 1 वर्ष के अंदर क्या कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा साहब। यदि उसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो उसे भारतीय काउंसुलेट में 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण कराना होगा। दूसरी, शपथ पत्र देना होगा साहब कि बच्चे के पास पासपोर्ट नहीं है साहब, दूसरे देश का, बच्चे के पास
दूसरे किसी देश का पासपोर्ट नहीं, दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं। और तीसरी कंडीशन है साहब कि अगर बच्चा 18 प्लस का हो गया और उसके पास किसी दो देशों की नागरिकता है तो उसे 6 माह के अंदर, जब वो 18 वर्ष का हो जाए तो उसे 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर उस दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी होगी, नहीं तो वो भारत की नागरिकता खो देगा। तो साहब हमने यहाँ 2 आधार देख लिए, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पे हमने 5 आधार बताए, इनमें से हमने 2 देख लिए। पहला जन्म के आधार पर अर्जन हो सकता है और दूसरा वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या है कि अगर उसका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 के मध्य हुआ है तो पिता भारतीय होना चाहिए। और यदि उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है तो माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। और यदि उसका जन्म कब हुआ, 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो 1 वर्ष के अंदर उस बच्चे का क्या कराना होगा, उस देश में भारतीय काउंसुलेट में क्या कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा। क्या कराना होगा साहब, पंजीकरण कराना होगा और शपथ पत्र देना होगा कि बच्चे के पास दूसरे किसी देश का क्या नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। और जब बच्चा वो 18 साल से ज़्यादा का हो जाए, यानी मतलब बच्चा अब क्या हो गया, वयस्क हो गया। अब वयस्क हो गया तो उसे 6 माह के अंदर यह डिसीजन लेना होगा, यदि उसके पास किसी अन्य देश की भी नागरिकता है तो अब उसके पास 2 देशों की नागरिकता हो गई। और भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो यहाँ तो उसे 6 माह के अंदर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है तो उसे वो छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो वो भारतीय नागरिकता खो देगा। अब साहब तीसरी कंडीशन की भी बात कर लेते हैं। अगर पंजीकरण के आधार पर कोई नागरिकता चाहता है, किसके आधार पर कोई नागरिकता चाहता है, पंजीकरण के आधार पर कोई नागरिकता चाहता है, तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता उसे मिलेगी कि पहली बात तो वो भारतीय मूल का नागरिक हो साहब। कहां का नागरिक हो, भारतीय मूल का नागरिक हो, भारतीय मूल का हो और 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो, 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। कितने दिन से रह रहा हो साहब, 7 वर्ष से रह रहा हो और भारतीय मूल का हो। दूसरी कंडीशन क्या है, किसी भारतीय से विवाह किया हो तो भी साहब भारतीय नागरिकता मिल सकती है। भारतीय से विवाह किया हो और इसमें भी साहब कंडीशन है 7 वर्ष से रह रहा हो। शादी को कितने साल हो गए, 7 वर्ष हो गए, 7 वर्ष से रह रहा हो। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, अब जो नाबालिग बच्चे जिसका माता पिता भारतीय हो, अब यहां एक चीज आई है, नाबालिग बच्चे जिसके माता पिता भारतीय हो, मतलब ये व्यक्ति कहां रह रहे हैं, माता पिता बाहर किसी अन्य देश में रह रहे हैं, तो वो बच्चा क्या कर उस बच्चे की क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता को क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, तो उस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। चौथी कंडीशन क्या बनेगी साहब, अब बच्चा क्या हो गया, बालिग हो गया, वयस्क हो गया, वयस्क होने पर नागरिकता मिल जाएगी। वयस्क होने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो क्या करा सकता है, पंजीकरण करा सकता है। और शर्त क्या है, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। ठीक है साहब। 5वीं कंडीशन क्या बनेगी साहब, 5वीं कंडीशन बनेगी कि समुद्र पार किसी देश में रह रहा हो, समुद्र पार किसी देश में रह रहा हो, समुद्र पार किसी देश में पंजीकरण करा के रह रहा हो 5 साल पूर्व से साहब, 5 साल पूर्व से पंजीकरण करा के रह रहा हो। किस देश में, किसी अन्य देश में साहब।
5 साल पूर्व से पंजीकरण करा रखा हो और 1 साल से भारत में रह रहा हो। 1 साल यानी 12 माह से कहाँ रह रहा हो? भारत में रह रहा हो। तो साहब हमने यहाँ 5 कंडीशन देखी। सबसे पहले पंजीकरण के आधार पर अगर कोई नागरिकता चाहता है तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? भारतीय मूल का होना चाहिए और वो 7 वर्ष से कहाँ रह रहा हो? भारत में रह रहा हो। दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी साहब कि विवाह कर लिया हो उसने किसी भारतीय से और 7 वर्ष से कहाँ रह रहा हो? भारत में रह रहा हो, तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। तीसरे था कि ऐसे माता पिता के बच्चे जो भारतीय हों उनके नाबालिग बच्चों को क्या मिल सकती है? नागरिकता मिल सकती है। चौथी कंडीशन में हमने क्या देखा? ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या हो गया है? वयस्क हो गया है, वो क्या कर सकता है? भारतीय नागरिकता को क्लेम कर सकता है यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। और 5वीं कंडीशन थी समुद्र पार का कोई व्यक्ति जो 5 साल पूर्व से ही क्या करा के पंजीकरण करा के उस देश में रह रहा हो और 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति को क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, 3 कंडीशन हमने यहां देख चुके हैं। एक जन्म के आधार पर अर्जन, वंश के आधार पर अर्जन और साहब पंजीकरण के आधार पर नागरिकता का अर्जन। अब हम अगली देखेंगे प्राकृतिक रूप से। किसके आधार पर साहब? प्राकृतिक रूप से, कि किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से कैसे मिल सकती है नागरिकता। तो प्राकृतिक रूप से यदि किसी को नागरिकता क्लेम करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीजें बनेंगी, हम उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो साहब इसमें प्राकृतिक रूप से कोई व्यक्ति नागरिकता का अर्जन करना चाहता है तो ऐसे देश का वो व्यक्ति होना चाहिए कि जिस देश पर प्राकृतिक रूप के नियम लागू होते हों। ठीक है साहब, मतलब भारत के ऐसे देश का होना चाहिए, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। कहने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि ऐसे देश का निवासी हो, ऐसे देश का निवासी जिसे भारत के प्राकृतिक रूप में शामिल किया हो। अब यह नियम कौन बनाता है कि कौन देश प्राकृतिक रूप से है और कौन देश प्राकृतिक रूप से नहीं है? तो इसे तैयार करती है संसद और यह समय समय पर क्या करती रहती है? परिवर्तन। दूसरी कंडीशन है साहब, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार की सेवा कर रहा हो, भारत सरकार की सेवा में हो, उसे भी तो नागरिकता दे सकते हैं ना। उसके लिए कंडीशन है 14 साल से वो भारत में रह रहा हो और कम से कम 11 साल। तीसरी कंडीशन है साहब कि अच्छा नागरिक हो साहब, अच्छा व्यक्ति हो, चरित्र अच्छा हो। ठीक है साहब, अच्छा चरित्र हो उसका। और अगली कंडीशन है कि 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का वो अच्छा जानकार हो, मतलब अच्छे से जानता हो। 22 भाषाओं का जिक्र है, उसमें से कोई एक भाषा जानता हो, एक भाषा जानता हो। ठीक है साहब, प्राकृतिक रूप से कैसे मिल सकती है कि ऐसे देश का निवासी हो जिसे भारत क्या प्राकृतिक रूप मानता हो, दूसरा भारत सरकार की सेवा कर रहा हो, तीसरा उसका चरित्र अच्छा हो, और चौथे पॉइंट पे क्या है साहब कि वो 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? 22 भाषाओं का जिक्र है, उसमें से किसी भी भाषा के बारे में वो बहुत अच्छे से जानता हो, उन 22 भाषाओं में से। ठीक है, एक कंडीशन और है
कि पंजीकरण स्वीकार कर लिया गया उसका, मतलब किसी व्यक्ति ने भारत का नागरिक होने के लिए क्या कराया, पंजीकरण कराया, और पंजीकरण क्या, स्वीकार कर लिया। पंजीकरण स्वीकार करने पर वह अन्य देश की नागरिकता का त्याग कर दे। अन्य देश की नागरिकता का क्या कर दे साहब, नागरिकता का त्याग कर दे। अब इसमें वही कंडीशन है, यह प्रावधान किस पे लागू नहीं होते, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसमें साहब शामिल नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है। तो ये हमारी चौथी कंडीशन है जिसके आधार पर क्या किया जा सकता है, नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। और ये सब बातें किसमें लिखी गई हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 में, जो कि समय समय पर संशोधित होती है, और 2003 में इसका संशोधन किया था, जिसमें क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 में राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की गई थी, जिसे नागरिकता अधिनियम 2003 में संशोधन करके जो राष्ट्रमंडल नागरिकता थी उसका क्या कर दिया, विलोप कर दिया, विलुप्त कर दी या निरस्त कर दी। अब चौथी कंडीशन थी प्राकृतिक रूप से नागरिकता का अर्जन। यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से नागरिकता का अर्जन करना चाहता है तो सबसे पहली बात तो वो ऐसे देश का हो जैसे भारतीय संसद क्या मानती हो, प्राकृतिक देश मानती हो या प्राकृतिक रूप से मानती हो, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं हो। दूसरा, भारत सरकार की सेवा में हो। तीसरी कंडीशन है कि चरित्र अच्छा हो। अगला पॉइंट है कि वो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का क्या हो, अच्छा जानकार हो या अच्छा ज्ञान हो। अगली, पंजीकरण स्वीकार करने पे, मतलब वो किसी अन्य देश का भी नागरिक होगा ना, जब भी तो हमारे देश की नागरिकता ले रहा है या अर्जन करना चाहता है। हमारे देश का कोई व्यक्ति, हमारे ही देश का कोई नागरिक क्यों दोबारा नागरिकता लेगा, किसी अन्य देश के उसके पास नागरिकता है, जब भी तो वो हमारे देश की नागरिकता लेना चाह रहा है। अब यदि उसने पंजीकरण करवाया हमारे देश की नागरिकता लेने के लिए और उसका पंजीकरण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे अब दूसरे देश की क्या छोड़नी पड़ेगी, नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो ये भी कंडीशन किस में जाएगी, प्राकृतिक रूप से नागरिकता में जाएगी। अब 5वीं कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो 5वीं कंडीशन कहती है क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, कि क्षेत्र को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। कोई क्षेत्र जिसको शामिल कर लिया तो उसके जो लोग हैं उनको भी नागरिकता प्रदान की जाएगी, क्षेत्र के शामिल करने के आधार पर, क्षेत्र शामिल के आधार पर। इसमें उदाहरण है साहब, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे पुडुचेरी हो गई, पुडुचेरी का उदाहरण हम देख सकते हैं, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया। और 6वां पॉइंट है, देखो नागरिकता अधिनियम 1955 में तो ये 5 ही हैं। अब ये जो बाद में जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था लगभग 1962 में, असम के साथ समझौता होता है, असम समझौते के तहत नागरिकता, इसके लिए पूरा एक एक्ट आया था, असम सिटीजनशिप एक्ट करके कुछ था, असम समझौते के तहत। ठीक है, इसमें क्या है कि जो लोग बांग्लादेश से असम में आके रहने लग गए थे, इसमें एक डेट थी 1971 में, 1971 से पहले बांग्लादेश से असम में आकर रहने वाले, असम में आकर रहने वाले लोगों को नागरिकता सा। ठीक है, हमने आज क्या देखा कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का अर्जन कैसे कर सकता है। तो उसके लिए साहब उसे नागरिकता अधिनियम 1955 में ये सबसे पहले हमें जिक्र देखने को मिला है। इसके आधार पर 5 आधार बताए गए थे। कितने आधार बताए थे नागरिकता अधिनियम 1955 में? 5 आधार बताए गए थे। जन्म के आधार पर नागरिकता का अर्जन, वंश के आधार पर नागरिकता का अर्जन, तीसरा था साहब कि
पंजीकरण के आधार पर नागरिकता का अर्जन। चौथा पॉइंट था साहब प्राकृतिक रूप से नागरिकता का अर्जन। और पांचवा पॉइंट था क्षेत्र शामिल करने के आधार पर नागरिकता का अर्जन। और जो बाद में जोड़ा गया था वो था असम समझौते के तहत नागरिकता का अर्जन। जन्म के आधार पर हम देख ही चुके हैं, जन्म के आधार पर कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म कब हो रहा है, 2003 से पहले हो रहा है तो उस पिता भारतीय होना चाहिए, और 2003 के बाद हो रहा है तो क्या होना चाहिए साहब, माता पिता में से कोई हो और दूसरा क्या नहीं हो, अवैध प्रवासी नहीं हो। वंश के आधार पर हम देख ही चुके हैं, जिसमें हमने सबसे बड़ा क्लॉज देखा था कि साहब यदि कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है तो उसे 1 साल के अंदर क्या कराना पड़ेगा, अपने बच्चे का भारतीय काउंसलेट में पंजीकरण कराना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अगले पॉइंट में हमने क्या देखा था, तीसरा प्राकृतिक रूप से कि वो क्षेत्र पंजीकरण के आधार पर कि वो 7 साल से रह रहा हो, उसका विवाह हो गया हो तो भी वो 7 साल से रह रहा हो, समुद्र पार 5 साल से रह रहा हो, पंजीकरण करा के भारत में 1 साल से रह रहा हो, भारत सरकार की सेवा कर रहा हो, प्राकृतिक रूप में हमने देखा। और हमने क्या देखा, ऐसे देश का निवासी हो जिसे भारत प्राकृतिक देश या मानता हो, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को जानता हो। ठीक है। पंजीकरण स्वीकार करने पर वो उस अन्य देश की नागरिकता को छोड़ दे। 5वां पॉइंट में हमने क्या देखा, क्षेत्र शामिल के आधार पर, जैसे कि पुडुचेरी को शामिल किया तो पुडुचेरी के क्षेत्र का हो गया, भारतीय नागरिक हो गया क्योंकि भारत में शामिल हो गया पुडुचेरी। सिक्किम को शामिल कर लिया तो सब सिक्किम के लोग भी भारत के नागरिक हो गए। गोवा को शामिल कर लिया तो गोवा के भी लोग शामिल हो गए। असम समझौते के आधार पर, इसमें साहब 1971 से पहले जो लोग बांग्लादेश से कहाँ गए, असम में जाके रहने लगे, उनके लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए द दुर्वा क्लासेज पर। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, और इसे जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना आपको भी फायदा है और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।